नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 11 सीटें मिल रही हैं। 9 सीटें कंफर्म कर दी गई हैं, जबकि 2 पर बात चल रही है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। वीआईपी को जो सीटें दी गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अलीनगर सीट वीआईपी के कोटे में है और इसके साथ ही वीआईपी को सुगौली की सीट भी मिली है। साथ ही अगर हम बात करें तो बलरामपुर सीट भी वीआईपी के खाते में गई है और साहिबगंज और कोचस की सीट भी वीआईपी के हिस्से में गई है। गठबंधन में इस बात का निर्णय हुआ है कि हमारे जो हम पार्टी के नेता हैं और उनकी जो सीटें हैं वह माननीय नीतीश जी एडजस्ट करेंगे और विकासशील इंसान पार्टी और माननीय मुकेश सहनी जी को जितनी सीटें हैं वह हम अपने कोटे से देंगे, क्योंकि यह सारे जो ये परिवर्तन हुए हुए 2 दिनों में ही हुआ और 2 दिन पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह की भी घटनाक्रम हो सकती है। तो इस 2 दिनों में हम लोगों ने परिवर्तन हुआ। हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। गठबंधन के मजबूत पार्टी पे उनके साथ चलने का, लेकिन आप सबको पता है कि उन्होंने भी हमें मीठी मीठी बातें कर और मजबूती से आगे लेके चलने का काम किया और उनके मन में पहले से ही छल था, कपट था और जब महागठबंधन का जब सीट अलॉटमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ छल करने का काम किया कि सारे सहयोगी जो 4 दिन पहले गठबंधन में आए, ऐसे सहयोगी को उन्होंने घोषणा कर दिया नाम का और संख्या का और मेरे साथ कहीं ना कहीं छल किया। एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अति पिछड़ों को हमेशा सम्मान देने का काम किया। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 अति पिछड़ों को टिकट दिया था, सिर्फ 12 लोग जीत कर आए और ये कांग्रेस पार्टी जो 43 सीटें लड़ी बिहार में, एक भी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 5 टिकट दिया और जनता दल ने 16 टिकट दिया। ये जो बीजेपी और जनता दल का जो गठबंधन है, इसलिए हमेशा अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। बिहार में पहले फेज के लिए नामांकन के अंतिम 2 दिन बचे हैं। आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन किया। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अलग अलग जगहों की हैं, जहां उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं गया की, जहां इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी ने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। दूसरी तस्वीर भी गया की है, जहां गया टाउन सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता राम नारायण मंडल ने अपना नामांकन दाखिल किया। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं बाढ़ की, जहां बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपना पर्चा भरा। वहीं 5वीं तस्वीर मोकामा की है, जहां अनंत सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर आज नामांकन दाखिल किया। तो मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच बेउर जेल से अनंत सिंह नामांकन करने पहुंचे थे। आरजेडी के टिकट से बाहुबली अनंत सिंह ने मोकामा से मैदान में ताल ठोका है। मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी नामांकन करेंगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर किसी वजह से अनंत सिंह का नामांकन रद्द होता है तो नीलम सिंह निर्दलीय उम्मीदवार होंगी और महागठबंधन उनको समर्थन देगा।
इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह ने बीजेपी के टिकट पर जमुई से नामांकन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली थी। हो रहा है, हम प्रसन्नचित हैं और सौभाग्यशाली हैं कि भाजपा जनता पार्टी ने हमको ये मौका दिया कि अपना कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन हम भर सकें। क्या चुनौतियां? बहुत सी चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो चुनौती है, वो बिहार में जमुई में विकास की है और उसको हम पूरा करके दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से नामांकन कर दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल है और इस बार हम बिहार की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद मांझी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के नाम पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। इन लोगों की एक ही इच्छा रहती है कि हम शांति से रहें, कोई इधर उधर का झगड़ा नहीं हो, केस मुकदमा में न कोई फंसावे न कुछ फंसे। ये 5 साल इसी तरह से एकदम निर्विघ्न रहा। यहाँ का बच्चे बच्चे कहता है कि शांति स्थापना हुई है, इसलिए मांझी जी एक बार और रहे हैं। इसी कारण है कि यहाँ हमने आज फॉर्म भरा है चुनाव के लिए। बीजेपी कार्यालय के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जेडीयू कार्यकर्ता मनेर के बताए जा रहे हैं। ये बीजेपी के संभावित उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। इन जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी अगर जिन 2 संभावित उम्मीदवारों की चर्चा है उन्हें टिकट देती है तो एनडीए की जीत मुश्किल हो जाएगी। ये बीजेपी से कैंडिडेट सोच समझकर देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि गठबंधन में मनेर की सीट बीजेपी के कोटे में आई है। आरजेडी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। पार्टी नेता मनोज झा ने कहा है कि बीते 27 सितंबर से जिला में होर्डिंग और बिल बोर्ड लगाने की इजाजत ले ली गई है, बावजूद इसके प्रशासन होर्डिंग्स लगाने की इजाजत नहीं दे रहा है। उन्होंने प्रशासन पर आरजेडी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। 27 सितंबर को हमारे दल की ओर से एजेंसीज की तरफ से हमने परमिशन लिया चुनाव आयोग से होर्डिंग्स लगाने का, बिल बोर्ड लगाने का, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सिर्फ पटना बल्कि पूरे राज्य में कहीं भी हमारे बिल होर्डिंग्स लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा। हमें यह भी एहसास था कि चूंकि हमारे प्रतिपक्षियों का कुछ भी तैयारी उनकी नहीं हुई तो हमारे होर्डिंग्स को, बिल बोर्ड्स को, कैंपेन को ब्लॉक करने की एक तरह से साजिश है, क्योंकि कई स्तर पर साजिश है। और उधर जेडीयू ने इस बार टिकट बंटवारे में युवा के साथ अनुभव को तरजीह दिया है। बिलदौर से 4 बार के विधायक रहे पन्नालाल पटेल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वो तो पार्टी का निर्णय जो होगा वो वही होगा। यानी कि अनुभव की जरूरत अभी पार्टी को है, अभी हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, कितनी खुशी हुई कि फिर से पार्टी ने एक बार आप पे भरोसा जताया? खुशी तो है ये है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुशी की ये विश्वास करते हैं, क्षेत्र में हम काम करते हैं, फिर वहाँ की जनता चाह रही है और पार्टी भी चाहिए। बिहार कांग्रेस में सदानंद सिंह एक जाना पहचाना चेहरा है। भागलपुर ही नहीं, बिहार की सियासत में सदानंद सिंह का दबदबा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सदानंद सिंह की जगह उनके बेटे शुभानंद मुकेश मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भागलपुर की जनता इस बार सदानंद सिंह का कितना साथ देती है। सदानंद सिंह बिहार कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा है। मंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष का सफर तय कर चुके सदानंद बाबू 1969 में पहली बार भागलपुर के कहलगांव से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। सदानंद सिंह कहलगांव विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़े और 9 बार जीत हासिल की। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भागलपुर से 100% रिजल्ट देते रहे हैं। इस बार सदानंद सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह उनके बेटे शुभानंद मुकेश मैदान में हैं। वो चुनाव ना लड़ के भी समझें कि भागलपुर जिला में सदानंद सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो संगठन के लिए सर्वोपरि हैं, संगठन के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और संगठन के दिए गए
प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो अथक परिश्रम करते हैं। बिहार में बुरे दौर में कांग्रेस का साथ देने वाले सदानंद सिंह इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं। भागलपुर जिला कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के इस किले को बनाए रखने में सदानंद सिंह की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा मानते हैं कि सदानंद सिंह भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन भागलपुर की जनता में उनकी साख आज भी कायम है। इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अरे उन्होंने काम किया है, काम आवाज देता है। जनता क्या चाहती है? व्यक्ति कैसा है, विकास करता है कि नहीं? कोई खाना नहीं देता किसी को। अगर विकास आप कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेके चल रहे, चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी संप्रदाय का लोग हो, सबको अगर लेके चल रहे हैं, जनता उसको वोट देती है। फिलहाल भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। पार्टी को भरोसा है कि इस बार सीटों के इस आंकड़े में इजाफा होगा। किंग मेकर की भूमिका निभा रहे सदानंद सिंह के करिश्मे का पार्टी को लाभ मिलेगा, लेकिन ये तो 10 नवंबर को आने वाला विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि भागलपुर की जनता में सदानंद सिंह का जलवा बरकरार है या फीका पड़ गया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर में वोट पर्व पर मिट्टी के मोदी की प्रतिमा की डिमांड बढ़ गई है। स्थानीय कुम्हार जयप्रकाश के पास मोदी प्रतिमा के ऑर्डर देने वालों का तांता लग गया है। पर्व त्योहार सामने है तो वोट पर्व भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के कन्हाई मूर्ति भंडार में चहल पहल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आने वाले त्योहारी डिमांड को देखते हुए एक तरफ भगवती की रंग बिरंगी मूर्तियां रेडी हैं, तो मिट्टी के बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है। इन सबके बीच मिट्टी के मोदी की रंग बिरंगी प्रतिमा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। स्थानीय मूर्तिकार जयप्रकाश कुम्हार प्रधानमंत्री की अब तक ऐसी 100 से ज्यादा मूर्तियां बना चुके हैं, जो हाथों हाथ बिक गई। हमको 1.5 महीना में एक मूर्ति हम तैयार कर लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 35, 40, 50 करके मूर्ति बनते चला गया और हम बनाते गए, बिकते गया। अभी तक 90 मूर्ति सेल हो चुका है। जयप्रकाश उन 500 कुम्हारों में से एक हैं, जिन्हें साल 2018 में केंद्र सरकार की ओर से बिजली के चाक दिए गए थे। इसकी मदद से वो कम समय में ज्यादा काम करके न सिर्फ मोटी कमाई कर रहे हैं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का कहना है कि ये योजना कुम्हारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना ने उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, तो वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने ये उनकी मूर्तियां बनाना शुरू किया। लेकिन इससे भी उनकी आय बढ़ रही है और लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो प्रेरणा से जो लोगों को काम मिल रहा है, तो इसलिए वो यूथ आइकन भी हैं, इसलिए लोग उनकी मूर्तियां भी खरीद रहे हैं और अपने घरों में रखते हैं। इन हाथों से तैयार रंग बिरंगे बर्तनों से लेकर मिट्टी के मोदी की ये प्रतिमा बड़े बदलाव की कहानी कह रही है। तो ये सब संभव हुआ है बिजली के चाक की बदौलत, जिसने मुजफ्फरपुर के जयप्रकाश कुम्हार जैसे देश भर के न जाने कितने ही कुम्हारों को नया जीवन दिया है। दिल्ली से अमितेश के साथ मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि बीजेपी ने साफ किया है कि जो नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करेगा वही एनडीए का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कल घोषणा की है कि जो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री स्वीकारते हैं, जो गठबंधन के नेता हैं, वो ही एनडीए के अंदर होंगे। एनडीए का मतलब बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाला जेडीयू, श्री नड्डा जी के नेतृत्व वाली बीजेपी और जितना मांझी जी का आउटफिट और मुकेश सहनी जी का आउटफिट, इसके अलावा और कोई चीज़ एनडीए के अंदर बिहार में स्थित नहीं है। लेकिन इससे भ्रम की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि केंद्र में एलजेपी सरकार में है, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है और बिहार में केवल अलग है। तो वोटर्स में, बिहार की जनता में क्या इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगा? क्योंकि एलजेपी भी यह कह रही है कि हम लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी चुनाव बाद। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वयं ही स्पष्ट किया है, जो व्यक्तियों का समूह या संगठन प्रधानमंत्री के नाम का या उनके चित्र का इस्तेमाल करेगा, चुनाव आयोग में
उनकी शिकायत करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। और इस वक्त एक बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां एक स्वर्ण व्यवसायी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि अपराधियों ने लूटपाट के दौरान हत्या कर दी। घटना बानू छापर ओपी के बेलवा स्कूल के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कल देर रात लगभग 8:30 बजे के पास स्वर्ण व्यवसायी मुन्ना प्रसाद मीना बाजार के अपनी दुकान को बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बानू छापर के बेलवा स्कूल के पास खून से लथपथ उनका शव बरामद किया गया। गांव के लोगों को घटना के बारे में जानकारी मिली तो लोग आक्रोशित हो गए। बड़ी देखला पर शरीर देखला पर ये लगता कि उनका संग 4-5 आदमी मिलकर छीना छोड़ी कैले बटे। हेमलेट पे खोरोच नहीं खे, माथा पूरा फाटल हुआ पीछे से, आगे में सर में कोई बड़ी में खोरोच नहीं खे। कटिहार शहर के कई इलाकों में महीनों से जल जमाव की स्थिति है। हालात इतने खराब हैं कि कटिहार पूर्णिया मार्ग पर गौशाला मोहल्ले के लोग अब विस्थापित होकर सड़क किनारे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत ने। चुनावी दस्तक के बीच ये कटिहार पूर्णिया मुख्य सड़क का गौशाला मोहल्ला है। आप देख सकते हैं गौशाला मोहल्ला में लगभग 700 से अधिक घर है, जो घर फिलहाल पूरी तरह डूबे हुए हैं। लोग अब मजबूरी ऐसी है कि घर छोड़कर सड़क के बगल में आकर रहने को मजबूर है। इस बीच लोगों का शिकायत है, चुनाव के दस्तक के कारण नेताजी तो आते हैं लेकिन सहूलियत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में कैसे मतदान करेंगे, क्या दिक्कतें हैं, आइए यहाँ के महिलाओं से बात करते हैं। क्या परेशानी हो रहा है, क्या दिक्कत है? परेशानी यही है, हम लोग को अभी पानी में है, हम लोग का पानी से ऊपर करिए, सुरक्षा कीजिए, घर से पानी निकालवा दीजिए, बाल बच्चा को व्यवस्था दीजिए। बाल बच्चा लेकर रोड किनारे में भूखल प्यासल रह रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। कैसे चल रहा है घर कैसे चल रहा है? घर जो रोड पे बना दिए सर, देखिए यहाँ पे रोड पे बना कर रह रहे हैं। लेटरिन बाथरूम कैसे क्या हो रहा है? लेटरिन बाथरूम तो लगाया है, देखिए यहाँ पे महक भी रहा है, साफ भी नहीं करवाया है। चापाकल दिया, वो भी महक रहा है। हाँ, छोटे कुमार राम। तो निश्चित तौर पर कई परेशानी है। लोग को उम्मीद है कि चुनाव से पहले इस हालात से अगर निजात मिले तो ही मतदान होगा, नहीं तो मतदान के दिन भी इस पर विरोध जरूर जताएंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चुनाव को लेकर शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। हाजीपुर में पुलिस ने 1 करोड़ की शराब जब्त की है। ये शराब 2 ट्रकों में भरकर हरियाणा से लाई जा रही थी। एक ट्रक को औद्योगिक थाना क्षेत्र से जब्त किया गया, वहीं दूसरा ट्रक बिदुपुर थाने के पास से जब्त किया गया। पुलिस की गुप्त सूचना मिली थी और चुनाव में इसे खपाने के लिए शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। इसी सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर दोनों ट्रकों को जब्त किया। दोनों ट्रकों से 1085 कार्टन शराब बरामद किए गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य धंधेबाज की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक महोदय वैशाली के नेतृत्व में छापामारी शराब के विरुद्ध में किया गया था, जिसमें 2 ट्रक शराब बरामद हुआ। एक औद्योगिक थाना क्षेत्र में पकड़ी गई है और दूसरा बिदुपुर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। दोनों ट्रक मिलाकर लगभग 1000 आसपास के 1000 के करीब कार्टून शराब का पकड़ा गया है। लगभग कीमत क्या होगी सर? लगभग कीमत अगर पहले वाला जो बाजार भाव है उसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 1 करोड़ का कीमत आ जाएगा उसमें शराब का, उसमें ड्राइवर और उसका दोनों। और अब देख लेते हैं चुनावी हलचल।